नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। वंदे राष्ट्र में आज सियासी बात भी होगी और बात होगी हमारी सीमाओं की, और यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या होने जा रहा है। शुरुआत कर्नाटक से करेंगे। कर्नाटक में जो सियासी घमासान हमने आपको बताया था कि मचा हुआ है और यह अभी फिलहाल इतनी जल्दी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, वही हो रहा है। सियासी परिवर्तन अपनी तरह से हो रहा है वहां पर, लेकिन दरो दीवार पर अटकलों का बाजार गर्म है। कयासों के सब्ज बाग उग रहे हैं और अपनी तरह से लोग इस बात के ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो चीज हुई है उसके बाद आगे क्या होना है। जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नेता चुन लिया गया है, इसके साथ ही डीके का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने डीके के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कर्नाटक मामलों के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में ये बैठक हुई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीके शिवकुमार लोक भवन में 3 जून को शाम 4:05 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो लोक भवन के ग्लास हाउस में सादे समारोह में सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले विधानसभा के ग्रैंड स्टेप्स की शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन भीड़ और ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए लोक भवन के अंदर ही शपथ लेने का निर्णय लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक की सियासत जो लगातार हिचकोले खा रही थी, उसमें कैसे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। कांग्रेस सिद्धारमैया को हटाकर डीके को सीएम बनाने जा रही है। आखिर कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को ही क्यों चुना है, यह जानना बहुत जरूरी है। डीके शिवकुमार के बारे में यह भी समझ लीजिए कि एक दौर था जब वो संघ की शाखाओं में जाया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल शिवकुमार कर्नाटक के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार हैं। वो धनाढ्य हैं, लोकप्रिय हैं, जुझारू हैं, दबंग हैं, कुशल रणनीतिकार हैं। वो महत्वाकांक्षी भी हैं। करीब 4 दशकों का उनका सियासी सफर दिलचस्प है, घटना प्रधान है। वो खांटी कांग्रेसी आज दिखते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक दौर था जब वो संघ की शाखाओं में जाते थे। सोनिया गांधी आज जिस मुकाम पर वो हैं, उनके मन में बहुत गहरा सम्मान है। डीके का कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है। उन्हें जायंट किलर यूं ही नहीं कहा जाता है। पहले उन्हें इस विश्लेषण से तब नवाजा गया जब 1989 में सतानूर से एचडी देवगौड़ा को उन्होंने हराया था। इसी क्रम में उन्होंने एचडी कुमारस्वामी, पीजीआर सिंधिया, अनिता कुमार स्वामी को भी भारी मतों से परास्त किया। 2019 की भगवा लहर में भी वो अपने भाई डीके सुरेश को लोकसभा जिताने में कामयाब रहे। तो ये उनकी तासीर है राजनीति की, जो उन्हें बाकियों से अलग खड़ा करती है। डीके की व्यूह रचना का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। वो कुबेर राजनेता हैं। मनी पावर, मसल पावर, खरीद फरोख्त, ऐसे आरोप अक्सर लगते हैं राजनीति में। तो इन सब कामों का हुनर भी डीके शिवकुमार बखूबी जानते हैं। 2018 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 840 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्शाई थी। डीके का जीवन संघर्षों से बंधा रहा है। 2017 में उनके दफ्तरों पर आयकर का छापा पड़ा। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मैसूर 67 ठिकानों पर 300 अफसरों ने 80 घंटे छानबीन की। सीआरपीएफ की मौके पर तैनाती हुई। करीब 10 करोड़ की संपत्ति सीज हुई। 3 सितंबर 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1.5 महीने से अधिक समय उन्होंने जेल में बिताया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन के आरोप लगे, लेकिन वो डिगे नहीं। सोनिया, राहुल के प्रति अडिग वफादारी के सबूत देते रहे और नतीजा सबके सामने। जब 3 साल पहले चुनाव के नतीजे आए थे, इस बात को कहा गया था, तय किया गया था कि किस तरीके से
इस चुनावी रिजल्ट्स को अमली जामा पहनाया जाएगा। 2.5 साल का फॉर्मूला। अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अक्टूबर 2019 में जब जमानत से वो बाहर निकले, शिव कुमार के प्रति जनता और कार्यकर्ताओं में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने आधिकारिक रूप से कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभाला। अगले 3 साल तक उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया। अब आप समझिए कि जो मैंने आपको आज जानकारी दी है उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। जो मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है वही भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदा सियासत में है, और यही वजह है कि कर्नाटक के किले को कांग्रेस कर्नाटक में और ज्यादा मजबूत कर ले गई। कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए उनकी आक्रामक रणनीति, मेहनत का नतीजा रहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और सत्ता में वापसी की। इसके बाद उपचुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि 2016 में हाशिए पर ढकेले गए डीके शिव कुमार आज कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में सबसे मजबूत पावर सेंटर बन चुके हैं। उनकी ये यात्रा राजनीतिक धैर्य, रणनीतिक सोच, लगातार संघर्ष की कहानी मानी जा रही है। इस्तीफा देने के बाद कोई नहीं जानता कि सिद्धारमैया की भूमिका क्या होगी, मगर कांग्रेस के लिए कर्नाटक बड़ा मायने रखता है और 3 साल बाद ही सही डीके के लबों पर और प्याली के बीच का फासला मिटता दिख रहा है। अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के कुल 2 साल बचे हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार के सामने बड़ी चुनौती सामने से दिखाई दे रही है। एक तो सिद्धारमैया ओबीसी के नेता हैं, फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार। उस लिहाज से अब उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ना होगा। ऐसे में उनके सामने सरकार के अंदर और बाहर दोनों जगह कड़ी चुनौतियां होंगी। क्या वो एक थकी हारी कांग्रेस सरकार में उसकी सुस्ती से उसे उबार कर 2028 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नई ऊर्जा भर पाएंगे? इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके सामने चुनौतियां कौन सी हैं। जिस तरीके की चुनौतियां हैं उसमें डीके शिव कुमार कैसे उन चुनौतियों से पार पाएंगे, इस बात को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और इस बात का एनालिसिस करते हैं कि आखिर डीके शिव कुमार को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस तरह की भूमिका उन्होंने दबाव बनाकर ही सही लेकिन हासिल की है, वो उन्हें किस तरफ ले जाएगी। डीके सरकार की 5 प्रमुख योजनाएं गारंटी के रूप में लोगों के सामने होंगी। वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक राज्य का जो कोष है वो एक तरीके से खाली है। गृहलक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य, युवा निधि और गृह ज्योति जैसी योजनाओं पर सरकार लगभग 51,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। इन योजनाओं को जनता का समर्थन भी मिला है, लेकिन अर्थशास्त्रियों और विपक्षी दलों के लगातार जैसी चिंता उनकी है कि वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है राज्य पर और उसका नतीजा सामने है। राजस्व बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और सरकारी खर्चों को संतुलित करने की जिम्मेदारी भी डीके पर रहेगी पहले दिन से। आर्थिक चुनौती तो है ही, वहीं कर्नाटक की राजनीति में मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस परियोजना के समर्थक रहे डीके शिव कुमार ने इसके समर्थन में पदयात्रा भी की थी। मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में उन पर इस परियोजना को आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। मेकेदातु परियोजना के साथ साथ कावेरी जल विवाद भी शिव कुमार सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तमिलनाडु सरकार लगातार इसका विरोध करती रही पहले, अभी वहां भी सरकार बदली है और कावेरी जल बंटवारे को लेकर के अपनी अपनी चिंताएं दोनों राज्यों की हैं। जल बंटवारे का मुद्दा दोनों राज्यों में राजनीतिक और भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील है। अगर इस मुद्दे पर संतुलित और व्यवहारिक समाधान नहीं निकाला गया तो यह राज्य और केंद्र की राजनीति में बड़ा विवाद बन सकता है। अब जिस तरीके से कर्नाटक में हमने ये समझा कि राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है, राजनीति किस तरीके से वहां पर करवट ले रही है और डीके शिव कुमार के रूप में प्रदेश को जो नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है
उनके सामने चुनौतियां किस तरह की हैं। कांग्रेस को भी यहां पर अपनी अंदरूनी राजनीति को बहुत गहरे से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने किसी भी तरीके का अभी तक पोस्ट को होल्ड करने का अपने पास मन नहीं बनाया। कांग्रेस आलाकमान ये चाहता था कि वो दिल्ली पहुंच जाएं, राज्यसभा का चुनाव लड़ लें और वहां से उनकी राजनीति आगे बढ़े, ताकि कर्नाटक में एक क्लीन पैसेज रहे डीके शिव कुमार के सामने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में 4 उप मुख्यमंत्री, यहां पर भी कांग्रेस एक वही खेल खेलने जा रही है जो उसने किसी समय पे पंजाब में खेला था। अब पंजाब की स्थिति क्या हुई है वो सबके सामने है। पंजाब में कांग्रेस कहां चली गई, किस तरीके के हश्र हुआ है उसका, और एक नई पार्टी किस तरीके से वहां पर चुनाव जीत गई, लोगों के बीच में छा गई। ये कर्नाटक में अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और अध्यक्ष अगर उनकी मर्जी का नहीं बनता है तो पार्टी और संगठन को लेकर के उनकी जो योजनाएं हैं वो भी किनारे लग सकती हैं। अब ये तो हुई राजनीति की बात। इसके साथ साथ जरूरी यह है कि जो पार्टियों के भीतर उठापटक चल रही है, फिर 2 दलों के बीच में जो उठापटक चल रही है, इन सब के बीच कहीं कोई तीसरा इसका फायदा ना उठा ले। अब वो फायदा कौन उठाएगा? उस फायदे को उठाने वाला सबसे बड़ा अगर कोई खतरा हिंदुस्तान के लिए है तो वो है यहां के स्लीपर सेल, जो किसी ना किसी तरीके से इस देश को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करते हैं। दिल्ली में आईएसआई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। देश में 9 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और वो एयरपोर्ट और पावर प्लांट उड़ाने वाले थे। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कोई घटना रुक जाती है, तो आमतौर पर उसका भाव उस तरीके का नहीं होता है जैसा किसी हादसे के होने के बाद मीडिया उस पर टूट पड़ती है। यह हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरीके की ये गिरफ्तारियां हुई हैं, और इस बात को हमें समझना भी चाहिए। देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की साजिश थी। समय रहते एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक बड़े आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों को दिल्ली के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। स्पेशल सेल की कार्रवाई को पिछले कुछ वर्षों की महत्वपूर्ण आतंकवाद रोधी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी आईएसआई और अंतर्राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के निर्देशन पर काम कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क का एक हिस्सा दाऊद इब्राहिम के इशारे पर सक्रिय था, जबकि दूसरे हिस्से का संचालन पाकिस्तान में शहजाद भट्टी के द्वारा किया जा रहा था। पूरा षड्यंत्र मास्टरमाइंड आईएसआई को बताया जा रहा है। नीतीश राणे का क्या और प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो भी आप सुनिए। बहुत पहले कई सारे मर्डर्स किए थे जिसमें अरुण गावली का प्रकाश नायक को गोली मारी थी। उसके अलावा छोटा शकील के कहने पे छोटा राजन पे अटैक हुआ था 2000 में, जिसमें इनको लंबे समय तक सजा मिली थी। पर उसके बाद काफ़ी देर तक एक्स्ट्राडिशन का काफ़ी कॉन्टेस्ट चला। बट ये पाकिस्तान जब ये गया था तो एक नकली नाम और पासपोर्ट से गया था, जिसका नाम, इसने अपना नाम सलीम रखा हुआ था। तो ये पाकिस्तान चला गया और ये वहाँ से इस मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रहा था। कई सारी वाइटल इंस्टॉलेशन है जिसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और सिक्योरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर भी अटैक करने की बात थी। सर, क्या वो बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस वो गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, वो इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पॉट्स भी हैं, उसके ऊपर हम खुलासा हम बात नहीं करेंगे। तो सभी जगह होना चाहिए। मदरसा में वंदे मातरम अगर कल गाया जाएगा ना तो आतंकवादी बनाने बंद हो जाएंगे वहाँ।
वो आतंकवादी के अड्डे ही है मदरसा, और कुछ नहीं है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय जितना जल्दी चालू करेंगे ना, ये आतंकवादी वहाँ से निकल जाएंगे। जिस तरीके की स्थिति खास तौर से मदरसों को लेकर के, जिस तरीके की इंटीग्रिटी डाउटफुल रहती है, असमंजस और एक हमेशा अविश्वास का भाव रहता है, ये उस तबके की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि आखिर उसके मदरसों पर अगर सवाल उठते हैं, अगर जांच एजेंसियों को इस तरीके के क्लूज मिलते हैं, तो ऐसे मदरसों का हिंदुस्तान में क्या काम है। जांच एजेंसियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब से की गई। इनके कब्जे से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ग्रेनेड, विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। देश में भारी तबाही मचती। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि बरामद विस्फोटक सामग्री को सीमा पार से हिंदुस्तान में भेजा गया। सूत्रों से जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये नेटवर्क देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। इनके टारगेट पर पावर प्लांट, बिजली उत्पादन वितरण केंद्र, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कई अन्य संस्थान थे। सुरक्षा बलों के जवानों को भी ये निशाना बनाने वाले थे, ऐसी आशंका भी जताई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी पूरे नेटवर्क की फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, इन सब चीजों की गहन जांच कर रहे हैं। एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि नेटवर्क के अन्य सदस्य देश के किस हिस्से में हैं और अगर हैं तो किस हद तक सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई को राजधानी और देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर संभावित बड़े हमले की साजिश को विफल करने के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि गिरफ्तारियों के बाद कई महत्वपूर्ण सुराग पता चले हैं और आगे और पता चलेंगे, जिससे इस पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। भारत की राजधानी पिछले कुछ दशकों में बड़े और दर्दनाक आतंकी हमलों और दंगों का शिकार रही। इन हमलों में सबसे बड़ा लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 संसद भवन पर वो हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हाल फिलहाल जो ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें हैं। इंडिया जिस तरीके का लाल किले के सामने विस्फोट हुआ था, एक बड़ा कार विस्फोट था, कई लोगों की जान गई और जिसने विस्फोट किया वो काबिल डॉक्टर था, मदरसा छात्र था। एक मदरसा छात्र पड़ोस में बैठ करके सेना को गवर्न कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मदरसों में जिस तरीके की तालीम दी जाती है और जिस तरीके से कौम आम तौर पर अपनी विवशता बताते हुए इस देश के साथ में नाइंसाफी करती है, खुद की कौम के साथ में नाइंसाफी करती है, वो गद्दारी की ही श्रेणी में जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताते हैं कि दिल्ली पर हमलों की जिस तरीके की श्रृंखला है वो भी कितनी विभत्स है। 2005 में सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में विस्फोट हुए। हमले में 59 से ज्यादा लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये मामूली घटनाएं नहीं थी। 2008 में करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में 5 बम धमाके हुए एक के बाद एक। 20 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 90 लोग थे जो घायल हुए। इसका हिसाब कौन देगा? 1996 में लाजपत नगर में मारुति कार में टाइम बॉम्ब का ब्लास्ट किया गया। इस हमले में 16 लोगों की जान गई, कई घायल हुए थे। 2000 में लश्कर तैयबा के आतंकियों ने लाल किले के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए थे और एक नागरिक की मौत हुई थी। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 के पास आईईडी से जोरदार धमाका हुआ और 15 लोगों की जान गई। बहुत सारे ऐसे थे जो घायल हुए, अस्पतालों में भर्ती हुए। 2025 में लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट हुआ। 13 लोगों की करीब मौत हुई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो ये हमलों की जो श्रृंखला है दिल्ली में, ये बताती है कि हमारे देश की
राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी किस हद तक आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। और जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसे किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं, बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां करती हैं, देश भर में ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं, और जो खुलासे होते हैं वो ये बताने के लिए काफी होते हैं कि हमारे देश की एजेंसियां सक्षम हैं, लेकिन आतंकवादियों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है ट्रिगर करने का। हमारी एजेंसियों के सामने, हमारे देश के उन जवानों के सामने, पुलिस के सामने ये चुनौती हर क्षण रहती है कि किसी भी हमले को हर बार उन्हें विफल करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये देश वंदे राष्ट्र तभी हो सकता है, ये संभव ही तब होगा जब हम और आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हमें और आपको ये समझना है कि अगर हम किसी तरीके की कोई संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं, वस्तु देखते हैं, उसके बारे में हम अपने पुलिस प्रशासन से कितना जाकर के एक आम नागरिक के नाते कह सकते हैं। ये पुलिस प्रशासन के लिए भी है कि वो अपनी छवि को भी इस तरीके से बनाए कि आम लोग अगर कुछ उनको संदिग्ध लगता है तो वो आकर के उससे बड़े आराम से कह सकें और बाकी का काम वो संभाल सकें। ये देश सिर्फ एजेंसियों या सरकार की जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ा जा सकता, एक एक आदमी की अपनी जिम्मेदारी। और जो मदरसा छाप हैं वो उस नासूर की तरीके से हैं जिसका आम तौर पर एक ही इलाज होता है, एक ही इलाज होता है, या तो वही इलाज हर बार किया जाए, उसमें भी आपत्तियां हैं, उसमें भी दर्द है, लेकिन रास्ता वही है जो स्थितियां बना के रखी। दिल्ली के अलावा भी देश में कई जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं, हजारों लोगों की जान गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दिल्ली ही उनके निशाने पर रहता है। देश का कौन सा ऐसा कोना है जिसको आतंकियों ने छोड़ा है? और अब तो वो बाहर से आते हैं सो आते हैं। स्थिति यह है कि देश के भीतर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इनकी मदद करता है। उन्हें बाहर से कोई जरूरत रहती नहीं है कि वो कुछ लेकर के आए। आपको बताते कि देश में जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं वो हमें और आपको किस तरीके से हिलाने के लिए काफी रहे हैं और एक हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले रहे। 2008 में 26/11 कौन भूल सकता है, तारीख ही हो गई। 166 लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान से आए थे, समुंदर के रास्ते आए थे, दरिया के रास्ते, और हिंदुस्तान में घुस करके इन्होंने सीरियल ब्लास्ट 1993 में किए। 12 स्थानों पर ये ब्लास्ट हुए। यहां पर लोकलाइट का इस्तेमाल किया गया। 257 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा घायल हुए थे। 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ, सुरक्षा बलों के काफिले पर यह हमला हुआ था। सामान आईडी बाहर से आई, जिसने उड़ाया वो यहीं का हैंडलर उधर से। 2002 में गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, 31 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। 2008 में जयपुर के प्रमुख बाजारों में 8 सिलसिलेवार धमाके हुए, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसी तरीके से 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर भी धमाके हुए। आरती चल रही थी उस समय, 5:30-6 बजे का समय था। 28 लोगों की जान गई थी। ये घटनाएं साधारण है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ, ये वही समझौता एक्सप्रेस जो आती आती 68 लोग मारे गए। 2016 में उरी में सेना के बेस पर हमला हुआ, 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार सिखाया, बावजूद उसके दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि 1000 साल पाइप में डाल के रखो वो सीधी नहीं होती। उनकी तालीम वही मदरसे से होती है। तो जाहिर सी बात है, मदरसा एक अच्छा
जगह हो सकती थी, लेकिन जब तुम बनाओगे ही नहीं उसको, तो हमने भी ठेका थोड़ी ले रखा है, हम भी कोसेंगे। हमें तो इसी देश में रहना ना, इसके अलावा क्या है हमारे पास? कहां जाएंगे? कहां जाएगा बाकी का हिंदुस्तान? कि किस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक आतंकियों के गिरोह को पकड़ा है, उनमें गिरफ्तारियां हुई हैं, और किस तरीके से समय समय पर आतंकवादी हमारे देश को दहलाने का काम करते रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद का ही अगर हम ये दौर ले लें, पिछले 12 साल का, 14 साल का, तो इसमें 2-3 चीजें हमें गंभीरता से समझनी होंगी। एक तो ये कि हमारे देश पर इससे पहले जब भी हमने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया है, तो वो बाकायदा युद्ध हुआ है, चाहे 1947 में हो, चाहे 72 की लड़ाई हो, या फिर करगिल की लड़ाई हो, वो सीधी लड़ाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से घुसपैठ करके हमारे देश में आतंकी कार्रवाई की गई, उसका जो हमने जवाब दिया है, जैसे हमारे यहां जब उरी पर हमला हुआ तो हमारी सेना अंदर घुसी और बॉर्डर पर जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको नष्ट किया। बाद में पुलवामा हुआ तो हमारी वायुसेना अंदर गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। हमने अपने ही देश की सीमा में रहते हुए मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के कई प्रमुख ठिकानों को नष्ट किया, आतंकवादियों के। अब यह सब कैसे हो रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं, देश का अंदर का काम इंटेलिजेंस, और जो हमारी सेनाएं हैं वो बड़े महत्वपूर्ण काम करती हैं। और देश की तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनको एक सूत्र में बांध करके, एक कमांड सेंटर के तले ला करके जो काम शुरू हुआ, उसको शुरू करने वाले जनरल बिपिन रावत, हमारे देश के पहले सीडीएस, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो बलिदान हो गए देश के लिए। उसके बाद जो सीडीएस की प्रक्रिया थी, जो उनके काम थे, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। सरकार ने समय समय पर उन चीजों का संज्ञान लिया, और आज भारतीय सैन्य इतिहास का एक बहुत भावुक दिन है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 4 दशक से ज्यादा लंबे समय तक सैन्य जीवन बिताने के बाद विदाई ले ली है, रिटायरमेंट। दिल्ली में उन्हें 3 सेवा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये सपूत हैं इस देश के। इस देश का वंदन इसीलिए होता है कि जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे देश के सेना के अधिकारी रहे, सेना के जवान रहे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन्होंने आखिरी बार वर्दी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और फिर सैन्य जीवन से नागरिक जीवन की नई यात्रा शुरू की। लेकिन विदाई के इस मौके पर कई सवाल भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी क्या भूमिका थी, उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं, और अब देश के नए सीडीएस कौन है, एक एक करके सब सवालों के जवाब। सबसे पहली बात कि जनरल अनिल चौहान सितंबर 2022 में देश के दूसरे सीडीएस बने। इससे पहले यह पद भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पास था, जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। सीडीएस के रूप में अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, थिएटर कमांड की दिशा में काम और संयुक्त सैन्य रणनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में सीमाओं पर कई चुनौतियां आईं और सेना ने नए दौर का युद्ध ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसे अमली जामा भी पहनाया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम हम सब सुनते हैं, जिसे हाल के वर्षों की सबसे चर्चित सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। इसके जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी, आतंक के आकाओं को हिंदुस्तान की सीमा में बैठे बैठे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने गर्व हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को सलाम किया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखा, और यह कोऑर्डिनेशन जो दिखा
उसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारे देश के सीडीएस अनिल चौहान थे। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अनिल चौहान हमारे सीडीएस, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके सबसे पहले तो पूरा प्लान तैयार किया, फिर तीनों सेनाओं की साझा रणनीति बनाई। मतलब ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चल रहा था, हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पे थीं, युद्ध की भूमिका में थी। इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए तीनों सेनाओं को मजबूत किया गया। ऑपरेशनल तैयारियों की लगातार समीक्षा की गई। एक एक बिंदु पर गहन विचार विमर्श किया गया। सैन्य नेतृत्व की संयुक्त निगरानी की गई ताकि किसी भी तरीके का कहीं पर भी कोलेटरल डैमेज ना हो। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके सेनाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश में सुप्रीम कमांडर है इन तीनों सेनाओं का, लेकिन इन तीनों सेनाओं के बीच एक सामंजस्य बने, इसको लेकर युद्ध के समय पर खास तौर से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इन्हें आपस में बांध सके, और यह काम हमारे सीडीएस ने किया। पहले सीडीएस ने ब्लूप्रिंट तैयार किए, यानी जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने सीडीएस के पद की गरिमा क्या होगी, उसका काम क्या होगा, उसकी रूपरेखा तैयार की। हादसे में नहीं रहे। उसके बाद सीडीएस अनिल चौहान ने इस काम को आगे बढ़ाया और बढ़ा करके देश को एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। जनरल अनिल चौहान विदाई के दिन ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य का युद्ध केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबर, स्पेस और तकनीक, तीनों जगहों पर 3 तरीकों से लड़ा जाएगा। Is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the 3 services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. It's a matter of great honor for me to suffer and wait with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the 3 services and Headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I just laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. और अब आपको बताते हैं कि सीडीएस का पद 2019 में जब बनाया गया तो फिर इसने किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाया। देश के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने दिसंबर 2021 तक ये जिम्मेदारी संभाली। सीडीएस रहते हुए जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हुआ। उनके निधन के बाद कुछ समय तक ये पद खाली रहा। फिर सितंबर 2022 में जनरल अनिल चौहान को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और अब तीसरे सीडीएस के रूप में एनएस राजा सुब्रमणी ने कमान संभाल ली। नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के बेहद अनुभवी अधिकारी रहे। ग्राफिक्स के जरिए हम एक उनके सफर के बारे में भी आपको बताते हैं। एनएस राजा सुब्रमणी गढ़वाल राइफल्स से जुड़े रहे हैं। पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल कमांड का नेतृत्व उन्होंने बखूबी किया है। मध्य कमान, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। थिएटर कमांड पर उनका खास फोकस रहेगा। थिएटर कमांड वही कमांड है जहां हमारी तीनों सेनाओं की संयुक्त रूप से सैन्य रचना की जिम्मेदारी
सीडीएस के पास रहती है और मौका पड़ने पर सीडीएस अपनी भूमिका को लेकर आगे बढ़ते हैं और देश को एक बार फिर यह मौका देते हैं कि इस राष्ट्र का वंदन होता रहे। सीडीएस का काम क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश की तीनों सेनाओं के बीच सबसे बड़े समन्वयक होते हैं। वो सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह देते हैं, संयुक्त सैन्य अभियान योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और रक्षा मंत्रालय और सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व भी करते हैं। यानी सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रणनीतिक पुल का काम सीडीएस ही करता है। तो एक तरफ जनरल अनिल चौहान की भावुक विदाई, दूसरी तरफ नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्यम की ताजपोशी और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा संदेश। साफ है कि भारतीय सेना अब भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रही है। तकनीकी आधुनिकीकरण और सैन्य क्षमता पर पहले से ज्यादा जोर दे रही है। संयुक्त रूप से एक अध्याय खत्म हुआ है, लेकिन भारत की सैन्य ताकत का अगला अध्याय अब शुरू हो चुका है और यही वजह है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत के भीतर की एजेंसियां मजबूत हो रही हैं। तो ऐसे में देश के लोग भी महफूज हैं, सुरक्षित हैं। इस बात का वो इल्म लेकर के सुबह उठते हैं कि हमारी सीमा हो या हमारी आंतरिक व्यवस्था, अगर हम सुरक्षित हैं तो जो हमारे हिस्से का काम है उसे हम दिन भर एक सुरक्षित माहौल में अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, सिर्फ मदरसों को छोड़कर। क्योंकि मदरसों की तालीम पर बहुत सारे सवाल उठे हैं और जो लोग मदरसे में तालीम देते हैं और जो लोग लेते हैं, अब ये उन्हें साबित करना है कि वो इस देश के हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनको इस देश की मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा। कौम से ऊपर उठ करके इस राष्ट्र का वंदन करना ही पड़ेगा, वरना लोगों का मिजाज भी एक मौसम की तरह होता है। आज हम हैं, आप हैं, बात कर रहे हैं देश की अच्छी परवरिश कैसे हो, देश किस तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए एक बातचीत के जरिए, काम के जरिए हम लोग लगातार उस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब स्थितियां बेकाबू हो जाती हैं तो फिर तूफान उठते हैं और अगर उन तूफानों को नहीं समझा, मस्तिष्क के तूफानों को नहीं समझा, तो कम से कम कुदरत के तूफानों को समझ लो। कुदरत हमें मौका देती है कि जो कुछ वो करती है, जो कुछ वो कर रही है, वो सब कुछ इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। इसलिए अति हर चीज की बुरी होती है। बहुत गर्मी पड़ी तो तूफान आता ही है। इसलिए ऐसी जगहों की गर्मी मत बढ़ाओ जहां पर लोगों के जहन में, इसे 140 करोड़ के हिंदुस्तान के मन में तूफान उठ खड़ा हो और फिर सब कुछ उड़ा ले जाए। जैसे देश में इस वक्त मौसम बदल गया है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कहीं मूसलाधार बारिश है, कहर बन करके टूट रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। मजा भी है लेकिन इसका, लेकिन साथ साथ नुकसान भी है और तकलीफ, क्योंकि कई राज्यों में बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने, हादसों में दर्जनों लोगों की जान चली जाने की खबरें भी हैं। सवाल यह है कि क्या मॉनसून आने से पहले मौसम का यह रौद्र रूप और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ने से पहले 24 घंटे में जिस तरीके से देश भर में आंधी तूफान ने कहर बरपाया है, शहर शहर की क्या तस्वीरें हैं, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर भी आप देखिए कि किस तरीके से स्थितियां बिगड़ी हैं। आंधी तूफान से लोग अपने घरों में ठिठकने को, ठहरने को मजबूर हुए हैं। जो रास्ते हैं, रास्तों में जो पेड़ हैं, जब सड़क बनती है, जमीन को जिस कदर पोला किया जाता है, कई जगहों पर स्मार्ट सिटी के नाम पर भी, कई जगहों पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी या पाइप डालने के नाम पर भी
कहीं पानी की पाइपलाइन, कहीं बिजली की पाइपलाइन, और उसके बाद जमीन को मजबूती नहीं दी जाती, उसका नतीजा ये रहता है कि जब आसमानी कहर टूटता है तो फिर लोगों को अपनी जान संभालने में भी मुश्किल होती है। पहले कहीं तूफान आंधी आता था तो लोग, या गर्मी ज्यादा पड़ी तो पेड़ की छांव में चले जाते थे। अब स्थिति यह है कि जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं वो पेड़ कितनी देर टिकेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का हम आपको दृश्य दिखाते हैं, जहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हालात बने। भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में अचानक पानी का तेज बहाव होने लगा। देखते ही देखते सड़कें नदी में तब्दील हो गई, कई वाहन फंस गए। राजस्थान से जो खबर आ रही है, वहां पर भी पंजाब और राजस्थान दोनों ही जगहों पर मौसम ने करवट ली है। राजस्थान के कई जिलों में तो आंधी के साथ ओले भी गिरे हैं। ये राजस्थान का हाल। शुरू में तो ऐसी आंधी आई कि पूरा आसमान पीला पड़ गया। हालांकि मरुस्थल है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर स्थितियां और ज्यादा गंभीर ही बनेंगी। पंजाब के पठानकोट में सुबह सुबह ओले पड़ गए। उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश हुई है, ओले पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि केरलम में अगले 6 दिनों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। तूफान को लेकर लोग परेशान हुए, हलकान हुए, और जब लोगों की तकलीफ सामने आती है तो उसे हम और आप सुने, समझें, ताकि लोगों पर क्या बीती है उस चीज के लिए हम सतर्क हो सकें। सुनिए लोगों का क्या कहना है। और आज इतनी जोरदार आंधी आई, तूफान आया, जिसमें देखिए आपके सामने नीम का पेड़ गिरा हुआ है, और बल्कि यहाँ से तो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और ये तो गनीमत रही कि कोई, नहीं तो ये तो किसी के ऊपर गिर जाता तो और बहुत नुकसान हो सकता था। और इतनी तेज आंधी तूफान में बहुत मुश्किल हो जाती है। वेदर को देख के हमने अपना एक दिन और एक्सटेंड कर दिया स्टे, क्योंकि जो वेदर है बहुत प्लेजेंट है। मतलब कि जिस दिन हम आए थे तब तो मौसम अच्छा था, बट आज को देखिए अब हमने ये सोचा कि नहीं, आज हमें यहाँ रुकना चाहिए और आज का एक और दिन यहाँ पे हमें इंजॉय करना चाहिए, और एक दिन एक्सटेंड करके अब हम परसों के लिए निकलेंगे। बारिश के बाद वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रखी थी, 44 डिग्री की टेम्परेचर के साथ, तो बहुत ज़्यादा रश भी था वहाँ पर। कहाँ जाए सेमेस्टर ब्रेक हो रखा था कि फैमिली भी आए हूँ मैं घर पे तुम्हारे, कहीं तो ले चलो मुझे घुमाने। तो उनके साथ आया, और भी मम्मी पापा सब लोग होटल में ठहरे हुए बारिश की वजह से। पर जो मौसम यहाँ पर देखने को मिला ये ज़्यादा लुभावना है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑक्सीजन दिख रहा है। और आज पहली बार, ये दूसरी बार मेरी ट्रिप है शिमला की, पर जो व्यू आज देखने को मिला पिछली बार कभी नहीं मिला था। कहावत है अपने यहाँ, कोई मरे कोई मंगल गावे। अब इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। जहां आंधी बारिश में पेड़ गिरा, लोगों की जान जाते जाते बची, गाड़ी वाड़ी का नुकसान हो गया, वहां पर तो अजीब ही की स्थिति बनी। लेकिन यह हमारे देश की खूबसूरती है कि जो लोग गर्मी की तपिश से बचने के लिए पहाड़ों पर गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, जब मौसम ने करवट ली है, तो वो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, जो लोग यहां कहीं छुट्टियां मनाने गए थे उनके लिए मौसम बढ़िया हुआ। और खासतौर से जो पहाड़ों की वादियों में थे, वहां पर अब बर्फ भी पड़ रही है, वहां पर पानी भी बरस रहा है, ओलावृष्टि भी हो रही है। एक दिन 2 दिन अगर उन्होंने ठहरने का प्लान एक्सटेंड किया है तो केवल ऐसा नहीं है कि मौसम का मजा ही एक वजह है, पहाड़ों पर भूस्खलन भी होता है। चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, नॉर्थ ईस्ट भी। इनफैक्ट हम जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से जंगलों को, पहाड़ों को काट रहे हैं, उसका एक नुकसान यह भी है कि अब जब भी कुछ होता है, कुदरत जब अपना तमाशा दिखाती है, अति का दिखाती है, क्योंकि यही प्रकृति ही है जो अपनी तरह से सब चीजों को संतुलित करती है। कोरोना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक फायदा भी था। कोरोना से हम सब, जब पूरा देश अपने अपने घरों में बैठा हुआ था, तो यहां सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ लोग मोबाइल से फोटो खींच करके अपलोड कर रहे थे। वो दिन भी याद करिए कि कैसे कुदरत अपने आप को संतुलित करती है। नदियों का पानी, जिसको साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए, अरबों रुपए हमारे देश की पिछली सरकारों ने, इस सरकार ने, सबने नदियों को साफ करने पर खर्च किए, लेकिन
वो महीना डेढ़ महीना जब हम अपने घरों में थे, नदियों ने खुद को खुद ही साफ कर लिया, खुद को खुद साफ कर लिया। सब जगह पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, AQI सुधर गया। तो हम कुदरत से खेलते हैं तो कुदरत भी जब मौका पड़ता है तो हमसे खेलती है, और हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके नुकसान को इस तरीके से खबरों में दिखाते हैं। आंधी तूफान का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला है। यूपी में आंधी और तूफान ने कई परिवारों को निगल लिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून की गतिविधियां मिलकर इस समय बेहद अस्थिर मौसम बना रही हैं। यही वजह है कि गर्मी के बीच अचानक तेज हवाएं और बारिश देखने को हमें मिल रही है। प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश से भारी जनहानि हुई है। राहत और बचाव के कामों की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, वही अधिकारी विदेश यात्रा पर निकल गए। बात हो रही उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त डॉक्टर हरकेश भास्कर यशोद की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। सवाल उठ रहा है कि जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तो राहत व्यवस्था का सबसे अहम अधिकारी विदेश दौरे पर कैसे चला गया। भारत में साल दर साल ऐसे तूफान आए हैं जिन्होंने लोगों को दहला कर रख दिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किस तरीके से तूफानों ने हिंदुस्तानियों को घेरा है, और सिर्फ घेरा ही नहीं है, उसका बड़ा नुकसान भी हमें देखने को मिला है। 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन, लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी इस साइक्लोन में। ये उड़ीसा का सुपर साइक्लोन था, 1999 में आया था। बहुत कोशिश हुई कि लोगों को निकाला जा सके, नहीं हो पाया। 2013 में फाइलिन चक्रवात उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तट पर आया, 45 लोगों की जान गई। 2014 में हुदहुद चक्रवात आंध्र प्रदेश में तबाही हुई, 124 लोगों की जान गई। 2018 में तितली नाम का चक्रवात आया, उड़ीसा आंध्र प्रभावित हुए, 77 लोगों को इसने लील लिया। 64 लोगों की जान 2019 में फानी चक्रवात में उड़ीसा में भारी तबाही मची थी। 2020 में अम्फान चक्रवात पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ, 128 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2021 में ताउते चक्रवात गुजरात महाराष्ट्र लगभग 174 मौतें हुई, ये पश्चिम का हिस्सा हमारा। 2021 में यास चक्रवात उड़ीसा बंगाल प्रभावित हुए, करीब 20 लोगों की जान गई, ये पूर्वी हिस्सा हमारे देश का। 2023 में बिपरजॉय चक्रवात गुजरात राजस्थान प्रभावित हुए, 16 लोगों की जान गई। 2024 में रेमल चक्रवात पश्चिमी बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित और 6 लोगों की यहां पर जान गई। तो ये जिस तरीके की स्थिति बनी है वो अपने आप में बताने के लिए हैं कि हमारी स्थिति किस तरीके की बनती जा रही है। और अब आप देखिए कि लखनऊ में जो तूफान आया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसमें जिस तरीके का हादसा हुआ है वो अपने आप में और ज्यादा विभत्स है। यहां जब आंधी तूफान आया तो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड होता है वही गिर गया। अब स्थिति यह है कि जो हमारे देश में जिन एजेंसियों पर जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा चक्र को मजबूत करें, जिस तरीके की मरम्मत होनी चाहिए वो उसको ठीक से करें, तो जाहिर सी बात है कि भाई सरकारी तनख्वाह आ रही है, तनख्वाह आनी चाहिए। ठेकेदारों के कोई जवाबदेही तय होती नहीं है, आमतौर पर होती भी है तो सजा मिलते कम ही देखा है। और फिर किसी ऐसे एक मामूली से व्यक्ति को पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है जिसका इस पूरे मामले से कोई दूर दूर तक इतना बड़ा लेना देना होता नहीं है। होता तो है लेकिन इतना बड़ा लेना देना नहीं होता, जिम्मेदार वो होता नहीं। क्या सफाई दी गई है इस पूरी घटना के बाद, वो भी सुन लीजिए। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि चारबाग स्टेशन जो नॉर्दर्न रेलवे के अधीन है, इसमें स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसको RLDA नामक संस्था है जो रेलवे की है, जिन्होंने गोमती नगर स्टेशन भी किया है, और वो लोग कर रहे हैं। उनकी जो एजेंसी है, कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे उसके जो एक्सक्यूशन स्टेज में या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में कुछ हमें खामी नज़र आई है, और जिसके कारण से छोटा सा पोर्शन जो
प्लेटफॉर्म शेड था, सीओपी बोलते हैं उसको, वो उसके गिरने की घटना हुई और इस पर हम निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता के लिए कृत संकल्प है और हमने जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऊपर भी काफ़ी हैवी फाइन किया है। जैसा RLDA द्वारा मुझे बताया गया है कि करीब 50 लाख का उन्होंने फाइन भी इम्पोज किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऐसे स्टेशंस की जिम्मेदारी संभाले हुए है, जिसके ऊपर इसकी मरम्मत का काम है, जिसकी देखरेख का जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, इसके साथ साथ तमाम ऐसे डेवलपमेंटल काम, चाहे वो सड़क बनना हो, चाहे फुटपाथ बनना हो, चाहे किसी पाइप को बिछाना हो या किसी बिजली के पोल को लगाना हो, ज़मीन को जिस कदर हम पोपला करते जा रहे हैं और अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उसका खामियाजा किसी न किसी रूप में ऐसी मुसीबत, प्राकृतिक आपदाओं के समय आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जान चली जाती है। भगवान न करे, लेकिन ऐसी जगहों पर कोई आपका अपना भी हो सकता है। इसलिए अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो अपने हिस्से का काम बहुत ईमानदारी और मजबूती के साथ में कीजिए। नमस्कार।